वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व। अगर हमें कोई कर्व की इक्वेशन दे के साथ ही साथ गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दे के तो उससे जो इंटीग्रल सरफेस पास करता है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर स्मॉल पी क्या होता है कर्ली जेड और कर्ली एक्स, क्यू क्या आता है कर्ली जेड और कर्ली वाई आता है, पी क्यू और आर ये अपने कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान ली, फिर इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में आते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म होती है, राइट। तो इसके हमने दो सॉल्यूशन मान लिए, दो सॉल्यूशन आएंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के, दो सॉल्यूशन आते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, राइट। जो लैग्रांजेस का जो फॉर्मूला था उसमें हमने रखा है, तो आप चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं, राइट। तो यू इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1, दूसरा वी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C2। ये अपने दो सॉल्यूशन आ गए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमने कंसिडर कर लिया कि हमें गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दे रखी है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड साइन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। दो हमें गाइडिंग कर्व की इक्वेशन और एक गिवन इक्वेशन हमें दी रखी है, राइट। तो गाइडिंग कर्व की इक्वेशन को हमने 3 मान लिया, इससे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, उनके सॉल्यूशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 के यूज करके अगर हम एक्स वाई जेड को एलिमिनेट कर देते हैं तो C1 और C2 के बीच में एक रिलेशन आएगा जिसको हमने रिनोट किया है फाई C1 C2 इज इक्वल टू 0, राइट। कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर 4 मान ली। यहाँ पर अगर हम C1 और C2 की इक्वेशन 2 से ये वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन आ जाती है, राइट। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड इंटीग्रल सरफेस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है और जिसके लिए गाइडिंग करो की दो इक्वेशन ये दे रखी है। तो गिवन इक्वेशन x माइनस वाई इंटू में p प्लस में y माइनस में x माइनस में z इंटू क्यू इज इक्वल टू z, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी ये होती है, इससे कंपेयर करने पर p क्यू और r की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, इसमें वैल्यू पुट करने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई dx डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय y माइनस x माइनस z इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय z, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, राइट। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के अब हमें सोल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं कि हम पहले इन दोनों टर्म को देखते हैं। तो यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें x और y दोनों आ रहे हैं लेकिन इसमें अपना z आ रहा है, राइट। तो z हमें नहीं चाहिए। इन दोनों टर्म को देखते हैं तो इसमें अपना x एक्स्ट्रा में आ रहा है तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं आएगा। इन दोनों टर्म को देखते हैं फर्स्ट और लास्ट को, तो यहाँ पर अपना क्या आ रहा है y एक्स्ट्रा में आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी हमारा एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर मेथड का यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो मल्टीप्लायर मेथड में कुछ हम L1 M1 N1 कुछ एक मल्टीप्लायर हम कंसिडर करते हैं, राइट। तो मल्टीप्लायर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। मल्टीप्लायर के कंसीडर कर लेते हैं अगर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस टाइप की है कि dx डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू dy डिवाइडेड q इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या है, किन्हीं भी दो टर्म को लो, उनको सोल्व करो और इंटीग्रेट करो, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। सेकंड मेथड क्या है कि अगर हमारे ऐसे कोई भी रिजल्ट नहीं फॉर्म हो रहा है तो हम नई टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कुछ मल्टीप्लायर डिफाइन करते हैं। L1 M1 N1 हो गया ये कुछ इस तरीके से कि L1 dx प्लस M1 dy प्लस N1 dz डिवाइडेड बाय L1 p प्लस M1 q प्लस N1 r है। कुछ ऐसी हमारी एक टर्म बन जाए, इसके इक्वल में आनी चाहिए, राइट। तो ऐसे हम मल्टीप्लायर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लायर कैसे पता चलेगा क्या लें, तो कुछ ऐसा लो या तो उससे अपना डेनोमिनेटर 0 हो जाए, दैट मीन्स ये जो नीचे वाली टर्म है वो 0 हो जाए उन L1 M1 मल्टीप्लायर को लेने के बाद में, या फिर वो पूरी टर्म एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल टर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो कुछ ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो ये मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ पर हमने 1 1 और 1 हमने मल्टीप्लायर ले लिया, तो ये मेथड यहाँ पर अप्लाई किया। तो L1 M1 N1 की जगह तीनों की जगह हमारे पास 1 1 आ गया। तो क्या आएगा, dx डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय y माइनस x माइनस z इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाय 0। डेनोमिनेटर अपना 0 बन रहा है और वही हमें बनाना था। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन की अगर हम लास्ट टू टर्म दैट मीन्स dz, इन दोनों टर्मों को अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास dz डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाय 0। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आएगा, दैट मीन dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू c1। ये अपनी इक्वेशन नंबर 4, इसका एक सोल्यूशन आ गया u इज इक्वल टू a, अपना एक सोल्यूशन आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन का, राइट। अब एक सोल्यूशन और रह जाता है v इज इक्वल टू b। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें अगर हम लास्ट की दो टर्म ले लेते हैं, लास्ट की दो टर्म अगर हम लें तो हमारे पास क्या आता है, dy डिवाइडेड बाय y माइनस x माइनस z इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय z। अब हमारे पास x अपना क्या है, एक एक्स्ट्रा में है, तो यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालते हैं, x प्लस में z की वैल्यू निकाल देते हैं।
इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस जेड आएगा। यहाँ से एक्स प्लस जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी तो वो अपने पास क्या आएगी C1 माइनस में वाई। तो आगे डी जेड डिवाइडेड बाई वाई माइनस में C1 माइनस में वाई इज इक्वल टू डी जेड बटे में जेड आ गया। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई डिवाइडेड बाई 2y माइनस में C1 इज इक्वल टू डी जेड बटे में जेड आ गया। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आएगा 1/x होता तो log x आता है, दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा log ऑफ 2y माइनस में C1 और 2y का क्या आएगा इंटीग्रेशन करते हुए डिनोमिनेटर में जाता है, दैट इज 2 डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू 1/z का log z आ गया प्लस में log C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा C2 होता है तो log C2 अपना आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इससे अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 2 LCM लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा log ऑफ 2y माइनस में C1 इज इक्वल टू 2 log z प्लस में log C2, ये इधर जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास log से log कैंसिल होने पे क्या आएगा 2y माइनस में C1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। इसे रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास C1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, C1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो हमारे पास आ गया y माइनस में x माइनस में z डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। ये अपनी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ये v इज इक्वल टू b सेकंड सॉल्यूशन आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, दोनों इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स हमारे पास और जो अपने पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ये दे रखी है इन सॉल्यूशन के बीच में और जो गाइडिंग करो है जो हमें दे रखी है, गाइडिंग करो अपने को दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1, ये अपने पास गाइडिंग करो दे रखी है। इनका यूज करते हुए और u इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू b जो अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं उनके बीच में से हम एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करके C1 और C2 के बीच में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। तो z इज इक्वल टू 1 को अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 अपनी यहाँ पर थी, ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 4 है इसमें z इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया और इक्वेशन नंबर 5 जो अपनी ये इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर फॉर्म हुई है, ये इक्वेशन 4 और 5 में हमने z इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, राइट। इक्वेशन 4 और 5 में z इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमारे पास क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू C1 माइनस में 1 4 से और y माइनस में x इज इक्वल टू C2 प्लस में 1 आ गया 5 नंबर इक्वेशन से। तो इसे हम अपनी एक नई इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। अब हमें एक रिलेशन पता होता है कि ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई की, वाई माइनस एक्स की और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं। ये वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 से और 7 से ये वैल्यू इसमें पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू C1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस C2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ जाता है। अब हमारे पास C1 C2 के बीच में रिलेशन आ गया तो हम क्या करेंगे C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 की वैल्यू अपने पास थी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आ गया, C2 के आगे y माइनस एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर आ गया, माइनस में ट्वाइस ऑफ C1 की x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में ट्वाइस ऑफ है C2 की क्या आती है y माइनस एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन आ जाती है। तो कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले हमें क्या होगा, एक गिवन इक्वेशन होगी, दो गाइडिंग करो की इक्वेशन होगी। गिवन इक्वेशन से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे हमारे पास, उनके बीच में और गाइडिंग करो के बीच में हम एक्स वाई जेड को एलिमिनेट कर लेते हैं तो C1 और C2 के बीच में एक रिलेशन आएगा, उस C1 और C2 की फिर हम वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो हमारी रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन आ जाती है। इसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड और होता है, तो सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड है, अगर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म में दे रखी है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू r, ये हमारी गिवन इक्वेशन है, राइट। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उसके हमने दो सॉल्यूशन मान लिए, u इज इक्वल टू C1 v इज इक्वल टू C2, उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की। यहाँ से किस तरीके से फाइंड की वो हमने पिछले लेक्चर में बता रखी है, हम देख सकते हैं। तो u इज इक्वल टू C1 और v इज इक्वल टू C2, हमारी ये दो ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली, राइट। अब जो हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म में जो गाइडिंग करो है, जो अपने पास गाइडिंग करो की जो इक्वेशन दे रखी है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ ऐसी दे रखी है, x इज इक्वल टू xt, y इज इक्वल टू yt, z इक्वल टू lt, मीन्स वो t के पैरामीटर, x है वो t का फंक्शन है, दैट मीन्स पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, t की फंक्शन की फॉर्म में हमें एक गाइडिंग करो की इक्वेशन दे रखी है, उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। सिमिलर वैसा ही, बस इसमें थोड़ा सा पैरामीटर का डिफरेंस आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इनकी इक्वेशन है, गाइडिंग करो की इक्वेशन, ये यूज करते हैं, और ये जो अपने सोल्यूशन आए हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इनको भी पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जो गाइडिंग करो हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म में है, उनका यूज करते हुए ऑक्सिलरी इक्वेशन के सोल्यूशन को भी हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑक्सिलरी सोल्यूशन भी हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गए, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। तो यहाँ से हमारे पास दोनों दो सॉल्यूशन आए हैं, इनका यूज करते हुए, इन दोनों सॉल्यूशन का यूज करते हुए हम C1 और C2 के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो C1 C2 के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, और फिर हम C1 और C2 की ये जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में, जो पैरामीटर की फॉर्म में नहीं है, वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस आ जाता है। आइए तो इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, फाइंड इंटीग्रल सरफेस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू
वाई स्क्र प्लस जेड इंटू पी माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू में जेड, कुछ ऐसा हमें दे रखा है। विच कंटेन स्ट्रीट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसके लिए हमें सरफेस फाइंड करना है, इंटीग्रल सरफेस, और गाइडिंग करो कि हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, क्यू की और आर की वैल्यू आ गई। यहाँ से फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है, राइट। तो हमारे पास क्या है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्टली देखा जाए तो इन दोनों टर्म को लेते हैं तो इनमें z आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन उसमें z आ रहा है तो ये यहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से देखते हैं तो डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई और z करना है, लेकिन इनमें x आ रहा है तो यहाँ से भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म देखते हैं तो इनमें अपने पास क्या आ रहा है, y आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हमें x और z के करना है तो ये भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर मेथड यूज करेंगे। तो मल्टीप्लायर मेथड के लिए हमने कुछ मल्टीप्लायर लिए हैं। पहले हम एक्स वाई और -1 एज ए मल्टीप्लायर लेंगे। सेकंड केस में हम क्या लेंगे, 1/x 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय z एज ए मल्टीप्लायर लेंगे। तो इन टर्म के इक्वल में ये वैल्यू आएगी तो हमारे पास आ जाता है, दैट इज कुछ जहाँ पर हमारा क्या है, ये L1 M1 N1 की जगह तो हमने x y -1 लिया है, L2 M2 N2 की जगह हमने 1 डिवाइडेड बाय x 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय z हमने मल्टीप्लायर लिया है, ताकि और हम ये कुछ इस तरीके से लेते हैं मल्टीप्लायर की अपना डेनोमिनेटर 0 हो जाए। ये लेने के बाद में अपना डेनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ये हमारे एग्जैक्ट मल्टीप्लायर है। तो हमारे पास क्या जाएगा, dx डिवाइडेड बाय x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड आएगा इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू x dx प्लस y dy माइनस में 1 dz डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय y dy प्लस 1 डिवाइडेड बाय z dz इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय में 0 आ जाता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम थर्ड फोर्थ को और थर्ड और फिफ्थ टर्म को लेते हैं। पहले हम थर्ड और फोर्थ टर्म को लिया, थर्ड और फोर्थ टर्म को लिया तो ये 0 मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू 0 आएगा, क्या आएगा, और इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, x dx प्लस y dy माइनस 1 dz, इसका इंटीग्रेशन करना है, इधर 0 का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ z इज इक्वल टू c1। ये अपने पास u इज इक्वल टू a फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। सेकंड सोल्यूशन देखते हैं तो थर्ड और फिफ्थ टर्म को हम अगर इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय y dy प्लस 1 डिवाइडेड बाय z dz इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x y z इज इक्वल टू c2 हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, राइट। तो हमारे पास v इज इक्वल टू b भी हमारा एक सोल्यूशन आ गया। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ गए। हमारे पास इक्वेशन देख के गाइडिंग करो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 1। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसी हो सकती है कि x को t y को माइनस t z को 1 पुट कर लेते हैं तो अपने पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गई, इक्वेशन नंबर 3 मान ली। इस 3 का यूज करके u इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू b को भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो u इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू b है, इसे भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है टी स्क्र प्लस टी स्क्र माइनस ट्वाइस ऑफ c1 इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्र इज इक्वल टू c2। ये वैल्यू हमने किस में पुट कर दी, ये हमारी जो इक्वेशन 1 और 2 थी उसमें x और y की पैरामेट्रिक फॉर्म t में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्र प्लस टी स्क्र माइनस में 2 इज इक्वल टू c1, और यहाँ पर पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस टी स्क्र इज इक्वल टू c2 आ जाता है। अब इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे और इनके बीच में t को एलिमिनेट कर देंगे। t को एलिमिनेट करेंगे तो टी स्क्र की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर इसमें रखेंगे तो हमारे पास है माइनस c2 प्लस माइनस ऑफ c2 माइनस 2 इज इक्वल टू c1। तो यहाँ से हमारे पास c1 और c2 के बीच में एक रिलेशन आएगा, दैट इज c1 प्लस ट्वाइस ऑफ c2 इज प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। c1 और c2 के बीच में अपना रिलेशन आ गया। अब c1 और c2 की जो वैल्यू x y z की फॉर्म में थी वो हम पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 से c1 और c2 की वैल्यू हमने पुट करी तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ z प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस की हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जो अपनी गाइडिंग कर्व होती है वो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में होती है। तो हमारे जो u इज इक्वल टू v और v इज इक्वल टू b जो हमारे दो सोल्यूशन आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को, उनको भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उनके बीच में t को जो पैरामीटर होता है उसको एलिमिनेट कर c1 और c2 कांस्टेंट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। फिर c1 और c2 की जो हमारी एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो वैल्यूज होती हैं वो पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस होता है उसकी इक्वेशन आ जाती है। थैंक यू।